आलोक पांडे जीएस कर में चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज जैसा कि मैंने पहले ही घोषित किया था कि मैं फंडामेंटल राइट पर आपको एक पूरी सीरीज़ देने का प्रयास करूंगा। 5 या 6 वॉल्यूम्स में मुझे लगता है मैं फंडामेंटल राइट को कुछ आपको समझा पाऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके पास तक और अन्य विद्यार्थियों के पास तक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अगर यूपीएससी और यूपीपीएससी और अन्य एग्ज़ामों की तुलना कंपेयर में करें तो कोई भी एग्ज़ाम हो, प्यून से लेकर के आईएएस तक, मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आते जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन का रूप बदल जाता है। जैसे अगर छोटे एग्जाम में क्लर्क या प्यून में या एसएससी के थ्रू जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उससे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 19 में क्या है, या 14 में भी क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन जब यूपीएससी या यूपीपीएससी के उसमें आता है तब क्वेश्चन का स्तर बदल जाता है, और उसके बाद जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसका स्तर और बदल जाता है। इसीलिए मैं फंडामेंटल राइट को मेंस व प्री दोनों के ओरिएंटेड कवर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए इस सीरीज़ को आप अच्छी तरह से अगर देखेंगे तो यह मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले जरूर, और ये मेरा वादा है, मेंस में भी मिलेगा और प्री में भी मिलेगा। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि प्री और मेंस इंटरव्यू को अलग अलग करके ना पढ़ा जाए, उसे एक साथ पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि प्री निकल जाने के बाद मेंस के लिए इतना समय नहीं रहता है कि आप उसे दोबारा सब्जेक्टिव तैयार कर सकें। इसीलिए दोस्तों, चलो मौलिक अधिकार को शुरू करते हैं और इसे प्री और मेंस में न बांटते हुए मौलिक अधिकार को समग्र रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को प्रमुख स्थान दिया गया है। विश्व के प्रमुख लोकतंत्रात्मक संविधानों में भी मौलिक अधिकार किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। यह ऐसा क्यों है? अगर कोई देश लोकतंत्रात्मक देश राष्ट्र है और उसमें मौलिक अधिकार नहीं है तो यह माना जाएगा कि लोकतंत्र या जनता के शासन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दोस्तों, विश्व में दो प्रमुख देश हैं और उनके संविधान बहुत मायने रखते हैं लोकतंत्रात्मक विकास को समझने के लिए। पहला इंग्लैंड का संविधान और दूसरा अमेरिका का संविधान। इसको समझते हुए भारत के मौलिक अधिकार को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे हम मौलिक अधिकार पढ़ना शुरू करते हैं हम तुरंत अनुच्छेदों को रटना शुरू कर देते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, बट हम ये जानते ही नहीं है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से प्रमुख देशों में कैसे शुरू हुआ, मौलिक अधिकार जो इंग्लैंड का मौलिक अधिकार है वो कैसा है, अमेरिका का कैसा है, और भारत का जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो इंग्लैंड जैसे हैं या अमेरिका जैसे हैं, या दोनों के बीच में मध्यम मार्गीय प्रतिपदा महात्मा बुद्ध के मार्ग को मान करके हमने दोनों को समन्वित करने का प्रयास किया है अपनी संस्कृति और अपनी सामाजिक जरूरतों के अनुरूप। इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दुनिया में डेमोक्रेसी के दो फॉर्म हैं, एक इंग्लैंड उसको रिप्रेजेंट करता है और दूसरा अमेरिका रिप्रेजेंट करता है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, वो इंग्लैंड है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी ये अमेरिका का है। डेमोक्रेसी के दो रूप होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है और वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हमने इस व्यवस्था में इंग्लैंड के संविधान को चुना, जिसमें प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आते हैं इसमें मौलिक अधिकार के रूप में। दोस्तों, इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, नॉन रिटन है। ये डेमोक्रेसी का, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वास्तविक डेमोक्रेसी तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर भी सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट करती है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इंग्लैंड है, क्योंकि इसमें ये माना गया है कि जब टू द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल है डेमोक्रेसी की परिभाषा, तो उसे एक संविधान में कैसे बांध सकते हैं। उस देश की जनता के लोग जिसको चुनते हैं
उनको ये पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वो जो कानून बना दें वो कानून तत्कालीन प्रचलन में आ जाए। उसको संविधान में जब हम लिखित दायरे में उसे बांधते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हम सीमित करते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगा आगे कि हमने उसे लिखित दायरे में क्यों बांधा है। लेकिन फिर भी अभी मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे मतानुसार दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 100% डेमोक्रेसी को फॉलो करता हो। लेकिन सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी फिर भी अगर कोई मानी जाती है तो वह इंग्लैंड की है। इसमें मतभेद हो सकते हैं, लोग कहेंगे तो क्या भारत की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जब वो रिटेन संविधान द्वारा बांध दिया जाता है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि इस सीमा के को क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो डेमोक्रेसी लिमिटेड हो जाती है, उसकी सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं। और जैसे हम उसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं तो लोकतंत्रात्मक विचार को बांध देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं इसको कह रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से मत सोचिए कि मैं कोई नई परिभाषा बता रहा हूँ, मेरा अपना जो चिंतन है वो आपको बता रहा हूँ। अब इसमें हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में क्योंकि संविधान लिखित नहीं है तो वहाँ मौलिक अधिकार भी लिखित नहीं है, क्योंकि जब संविधान ही लिखित नहीं है तो मौलिक अधिकार कैसे लिखित है? तो क्या माना जाए कि इंग्लैंड की जनता को मौलिक अधिकार मिले ही नहीं? नहीं, इंग्लैंड की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और इतने अधिकार प्राप्त हैं मौलिक अधिकार के रूप में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को जो करना चाहे कर सकता है, बस केवल वो जो उस देश की सामान्य लॉ है उसका उल्लंघन न करे। इसलिए वहाँ मौलिक अधिकार इनडेफिनिट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, केवल बस वहाँ की सामान्य विधि का आप उल्लंघन न करते हो। इसीलिए दोस्तों इंग्लैंड के मौलिक अधिकार को नकारात्मक मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। राज्य के प्रति वो नकारात्मक है क्योंकि राज्य की सीमाओं को वो बांध देते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और जब अंदर हम जाकर के देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड का जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वहाँ के लोगों को, वह वहाँ की सरकार के विरुद्ध तो कंप्लीट मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कोई भी कानून बनाए, वो वहाँ का जो न्यायालय है वो उस कानून को जनता से जब तुलना करता है तो वो इंग्लैंड की एग्जीक्यूटिव बॉडी के किसी भी अधिकार को शून्य कर सकता है किसी लिमिट तक। लेकिन यहाँ पर एक पेच और फंसता है कि जब वही कार्य वहाँ की पार्लियामेंट पारित कर देती है, वो कानून वहाँ की संसद पारित कर देती है, तो फिर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप का अधिकार खो देता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी इंग्लैंड में संसद प्रमुख है, संसद के द्वारा अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई निर्णय आता है तो वो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है, वो निर्णय चाहे किसी के मौलिक अधिकार का क्यों न हो। इस तरह से देखते हैं दोस्तों वहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी को जो निर्णय बनाती है उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, लेकिन लेजिस्लेशन को इंग्लैंड में सबसे ऊपर रखा गया है। यानी विधानमंडल अगर कोई निर्णय या पार्लियामेंट में अगर कोई निर्णय कर लेती है तो उस निर्णय में फिर सुप्रीम कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड में जो मौलिक अधिकार है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी से के अधिकारों को तो बिल्कुल सीमित कर देता है, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी के अधिकारों के आगे वहाँ का सुप्रीम कोर्ट दम तोड़ देता है या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेजिस्लेशन पहुँच जाता है। इस तरह से इंग्लैंड में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हम दूसरी तुलना करते हैं अमेरिका का मौलिक अधिकार, फिर हम भारत के मौलिक अधिकारों की तुलना करेंगे, तब हम ये थोड़ा सा समझ पाएंगे कि मौलिक अधिकार का कैसे क्या है। नहीं तो समझ ही नहीं आता, हम आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 बस रट लेते हैं। हमें महसूस करना है। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको ज्ञान तक लेके चलूँ, आप केवल रटे नहीं, वो याद हो जाएगा। 12 को क्या याद करने की जरूरत, 13 याद हो जाएंगे आपको। अगर वो एहसास है तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में क्योंकि वहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों ने उस देश के लोगों का शोषण किया था और संविधान निर्माताओं को डर था कि जो लेजिस्लेचर आएगा सत्ता में, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी का वो हिस्सा जो बहुमत में आएगा, जो सरकार बनाएगा, वो निश्चित ही जनता का शोषण करेगा। यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के शोषण से और बहुमत के लेजिस्लेटिव के शोषण से बचाने के लिए, अर्थात अगर भारत के में हम ऐसे तुलना करें तो भारत की जो इस समय मोदी जी की सरकार है वो और जिस पार्टी की सरकार है उस लेजिस्लेशन के उस हिस्से के द्वारा शोषण किया जा सकता है, ऐसा अमेरिका के लोगों ने सोचा।
इसीलिए दोस्तों अमेरिका के लोगों ने क्या सोचा कि जो सरकार आएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेशन का जो दल बहुमत में आएगा, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, वो बहुमत वाला दल जो है शोषण करेगा। इसीलिए वहां पर मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को विशेष अधिकार दिए गए, ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। फिर वहां क्या किया गया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्रदान किया गया। अर्थात अगर मौलिक अधिकार का मैटर आएगा तो जो अमेरिका का मैग्ना कार्टा है, संविधान निर्माताओं ने संविधान शुरुआत के जो निर्मित किया था, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था, उसमें वो लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कि जब मौलिक अधिकार की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकार को एक्सप्लेन करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई अधिकार उसमें नहीं रहेगा। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के मामले में अमेरिका में जुडिशियल न्यायिक सर्वोच्चता है। इंग्लैंड में मौलिक अधिकार हो या कोई भी कानून हो, वहाँ पर लेजिस्लेशन की सर्वोच्चता है। अमेरिका में जुडिशरी की सर्वोच्चता है, यानी लेजिस्लेशन उसमें मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब मौलिक अधिकार को एक्सप्लेन करने की बात आएगी, मौलिक अधिकारों पर कोई काम करना होगा तो न्यायालय ही उसमें बात करेगा। इंग्लैंड में न्यायालय भी बात कर सकता है, लेजिस्लेशन भी बात कर सकता है, लेकिन जब अंतिम निर्णय की बात आएगी तो लेजिस्लेशन की बात मानी जाएगी। हाँ, जब एग्जीक्यूटिव बॉडी और न्यायालय की बात आएगी, यानी सरकार और न्यायालय की बात आएगी, तो न्यायालय की बात वहाँ मानी जाएगी। यानी अगर इंग्लैंड में देखते हैं तो सरकार, विधानमंडल और सुप्रीम कोर्ट, इनमें अगर हम पहले दो की तुलना करें, सरकार या एग्जीक्यूटिव बॉडी और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, तो कोर्ट। लेकिन अगर लेजिस्लेशन और कोर्ट की बात करें तो फिर लेजिस्लेशन। अमेरिका में ना तो लेजिस्लेशन सर्वोच्च है, ना एग्जीक्यूटिव बॉडी सर्वोच्च है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। कोई भी मैटर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित होगा और वही अल्टीमेट माना जाएगा फंडामेंटल राइट के मामले में तो पूर्णतः। और इस तरह से अमेरिका में जो लोगों के मौलिक अधिकार को लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव बॉडी के हस्तक्षेप से बरी रखा गया है, फारिग रखा गया है, बाहर रखा गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी बात जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड में क्या है और मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में क्या है। अब हम बात करते हैं भारत में क्या है। यहाँ से एक चीज़ और शुरू होती है, लेकिन मौलिक अधिकार को समझने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड की तुलना आवश्यक थी, क्योंकि भारत में कुछ लक्षण इंग्लैंड के संविधान से मिलते हैं और कुछ लक्षण अमेरिका के संविधान से मिलते हैं। बाकी चीज़ें हमने अपने संविधान को भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मौलिक अधिकारों को ढाला है। तो हम देखते हैं कि भारत में ना तो लेजिस्लेशन सर्वोच्च है, ना ही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सर्वोच्च है, न्यायालय सर्वोच्च है। भारत में संतुलन रखा गया। अर्थात अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो मौलिक अधिकार में राष्ट्र अगर किसी तकलीफ में है, कोई समस्या है, या सरकार को लगता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या करने की आवश्यकता है, तो सरकार मौलिक अधिकार में या लेजिस्लेशन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। और कितने संशोधन मौलिक अधिकार में किया गया है। भारतीय संविधान में जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, फंडामेंटल राइट एक्ट, उसे तो पूरा निकाल दिया गया है। 19 चा को पूरा निकाल 19 चा को पूरा निकाल दिया गया है और उसे राइट टू प्रॉपर्टी में डाल दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जिसे कांग्रेस सरकार ने या सरकारों ने धीरे धीरे से सीमित कर दिया है। क्यों? क्योंकि जनता के पास जितने ज़्यादा मौलिक अधिकार होंगे, सरकारों को उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जनता उनसे उन अधिकारों के लिए न्यायालय जा करके सरकार की शक्तियों को सीमित कर देते हैं। दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो जब हम भारत में आते हैं तो भारत में हमने क्या किया, हमने समन्वय रखा। हमने अमेरिका के संविधान का उल्लंघन दिया जहां सुप्रीम कोर्ट भी को ताकत है और इंग्लैंड में जहां लेजिस्लेशन को ताकत है। तो यहाँ संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो इंग्लैंड की तरफ ने लिया, जहां इंग्लैंड में संविधान में संशोधन वहां का लेजिस्लेशन करता है, विधानमंडल वहां का करता है। लेकिन इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय जब विधानमंडल कोई भी निर्णय कर देता है तो चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, उसमें कोई भी हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर पाता है।
लेकिन जब हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी कोई भी चेंज करती है तो कर ही नहीं सकती है, मौलिक अधिकार में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वहाँ मौलिक अधिकार में जो भी परिवर्तन करना होता है, जो भी एक्सप्लेन करना होता है, वो वहाँ का न्यायालय या न्यायपालिका करती है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट करता है। मेरी बात समझ में आ गई। भारत में क्या किया, हमने लेजिस्लेटिव बॉडी को भी अधिकार दिया संविधान में संशोधन करने के लिए, जैसा अभी हम पीछे बता करके आए हैं, और साथ में वो संशोधन संविधान की लिमिट को, संविधान के शेप को तो नहीं बदल रहा है, संविधान की मूल भावना को तो नहीं बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, जुडिशियल पुनर्विलोकन की, न्यायिक रिव्यू की या जुडिशियल रिव्यू की जो अधिकार है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है, वो न्यायालय के पास है। अमेरिका में तो पूरा अधिकार न्यायालय के पास है, जबकि भारत में संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार लेजिस्लेशन के पास में है, और वह परिवर्तन संविधान की भावना के अनुकूल हुआ है या नहीं हुआ है, ये अधिकार भारत की कोर्ट न्यायालय के पास में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट्स में। यानी भारत में मौलिक अधिकारों को लेकर के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपने निर्णय को व्यक्त कर सकते हैं, सुना सकते हैं। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार में करता है। बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या, या मौलिक अधिकार कैसे लिए गए हैं। अमेरिका में मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंग्लैंड में मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अब दूसरी बात आती है कि रियल में मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार हैं किसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वहाँ के रहने वाले नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जो न्यूनतम अधिकार प्राप्त होते हैं, या एक शब्दों में कहें कि मानव विकास के लिए जो न्यूनतम अधिकार प्राप्त देता है लोकतंत्र, वो मौलिक अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकार को एक शब्द में अगर कहें इंडिया के परिप्रेक्ष्य तो कहेंगे इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस जस्टिस। यह है सामाजिक और धार्मिक न्याय को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। अब भारत के संविधान में जब हम आगे प्री के अनुसार अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक को विश्लेषित करेंगे तो आप देखेंगे कि इन अनुच्छेदों में सामाजिक और धार्मिक न्याय कितनी तरीके से आपको आता है, जो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हमने समझने का प्रयास किया कि जो भारत में संविधान में मौलिक अधिकार है वो कैसे दिया गया है, कैसे यहाँ पर लेजिस्लेशन और न्यायालयों के बीच में समन्वय रखा गया है, कैसे इंग्लैंड में मौलिक अधिकार कार्य करता है और कैसे अमेरिका में मौलिक अधिकार कार्य करता है। दोस्तों, चलो आज हम इस संविधान के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो 12 है उसे थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 है उसमें स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। इस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में राज्य को 4 कैटेगरी में, प्रमुख रूप से 5 कैटेगरी में परिभाषित किया गया। जैसे पहला, राज्य का मतलब है भारत की सरकार। दूसरा, भारत की पार्लियामेंट। तीसरा, राज्य की सरकार। चौथा, स्टेट के लेजिस्लेशन या राज्य के विधानमंडल। तो यानी पहला क्या हुआ, भारत सरकार। दूसरा, भारत का लेजिस्लेशन। तीसरा, राज्य सरकार। चौथा, राज्य का लेजिस्लेशन। पांचवा, स्टेट जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान या नगर निगम में, कानपुर में या किसी भी शहर का मेयर, लोकल बॉडीज़ आ गई। और छठवां प्रमुख है वो है अन्य प्राधिकारी। यानी हम अगर देखते हैं तो इसमें है भारत का पार्लियामेंट, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, लोकल बॉडीज और अन्य प्राधिकारी। तो उपरोक्त जो ऊपर के सारे हैं इनका तो संविधान में वर्णन किया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो अन्य प्राधिकारी में है कि किसको अन्य प्राधिकारी में रखा जाए और किसको अन्य प्राधिकारी में न रखा जाए। तो दोस्तों, अन्य प्राधिकारी और आर्टिकल 12 का विश्लेषण अगले वीडियो में हम करेंगे, जिससे कि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, और उसमें 13 का भी विश्लेषण करेंगे और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि भारत के सरकारों ने मौलिक अधिकार को कैसे काट छांट के छोटा कर दिया, और खासकर राइट टू प्रॉपर्टी को।
तो इस अनुच्छेद में हमने या इस वीडियो में हमने मौलिक अधिकार क्या है, इंग्लैंड का मौलिक अधिकार क्या है, किस तरह से कार्य करता है, अमेरिका में मौलिक अधिकार किस तरह से कार्य करता है और भारत में मौलिक अधिकार किस तरह से कार्य करता है, तथा अनुच्छेद 12 को हमने छुआ है। अनुच्छेद 12 का विश्लेषण और अनुच्छेद 13 का विश्लेषण तथा राइट टू प्रॉपर्टी का विश्लेषण मैं वीडियो क्रमांक 2 में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।